हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे ऐसी भी बात होती है, जो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर से लिया गया एक रोचक साक्षात्कार है। यानी साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। इस साक्षात्कार के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो बच्चों, इस पाठ में लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन, संगीत के प्रति लगाव, मेहनत, संघर्ष, पिता के योगदान और गायन से जुड़े अनुभवों को बहुत सरल और प्रेरणादायक ढंग से बताया है। यह पाठ हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और अपने काम के प्रति समर्पण कितना आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक पाठ। ऐसी भी बातें तो होती हैं, और जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र जी प्रश्न करते हैं, दीदी आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। मतलब आपके संगीत की जो यात्रा है, जीवन में संगीत की जो यात्रा है, उसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन उपलब्ध छवियों से उस करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं आपके जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा चाहते हैं, जो आपसे प्रेरित हैं। ऐसे दर्शकों के लिए आपके जीवन में कौन कौन सी वो घटनाएं हुई हैं संगीत से जुड़ी हुई, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए यह इंटरव्यू लिया जा रहा है। आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों को, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो लोग आपके श्रोता हैं, जो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपको बहुत ही चाहते हैं, तो ऐसे श्रोताओं के लिए उनके आदर उनका भी जो शुभकामनाएं हैं, उनके तरफ से भी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे आगे इंटरव्यू लेता हूँ। लता मंगेशकर जी कहती हैं, जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब आपके माध्यम से ही मैं अपने चाहने वाले श्रोताओं का भार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाती हूँ। ये बच्चों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यतीन्द्र मिश्र, आपके जीवन में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, आपको जिनको याद करना आपको सुख से भरता है? तो लता मंगेशकर कहती हैं, कई बातें हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी हमको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे सब हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे, हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे, अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मतलब हमारे पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। उन वे जो बोलना चाहते थे, हमें डांटते नहीं थे, लेकिन अपनी भाव भंगिमा से हमें बता देते थे कि हमारी कोई गलती है। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा है। अपने काम के प्रति बहुत ही क्या थे, निष्ठावान थे मेरे पिताजी। लता जी कहते हैं, उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक में 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक बार गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी तरह
नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। मतलब वह गाते गाते ही राग बदल दिया करते थे, एक राग से दूसरे राग पर चले जाते थे और बहुत ही अच्छा बेहतरीन गाते थे, तभी वो ऐसा कर पाते थे। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा नहीं हुआ भी नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच से में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहां का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटक में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। जिस दिन पिताजी ड्रामा करने नहीं जाते थे, उस दिन हमारे घर पर संगीत की सभा होती थी और बहुत से लोग वहां पर आते थे। फिर वे उनमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे। नाटक में जो गीत गाया जाता था वह नहीं गाते थे। क्या गाते थे? बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMB से रिलीज हुए हैं और जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। यतेंद्र मिश्र, पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? लता मंगेशकर, सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, उससे जीवन जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। मतलब मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से कोई मदद की मांग नहीं की। इस तरह जो चीज मैं पा सकी, उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। और मेरे अंदर जो लता जी कहती हैं कि मेरे अंदर जो ये चीज आई है, इसके लिए मैं अपने बाबा के संस्कारों का बहुत ही आभारी हूँ, बाबा के संस्कारों का, कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार दिए। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात मुझे सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया। तो अपने बाबा की बातें याद करके और उन्हें मार्गदर्शक बनाकर लता जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन से किया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था, वैसे भी कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं, हम वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था, उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। यतेंद्र मिश्र, बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिसको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया था कि तुकाराम संदेह बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे और तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले लीजिए। खिलखिलाकर हंसती है। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे और जिसमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति फिल्मों को के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर से बाहर होते और यह जान न पाए कि घर में फिल्मों के खेल खेले जा रहे हैं।
तो यहाँ पर लता जी कहती हैं कि उनके पिताजी बस धार्मिक फिल्में और देशभक्ति फिल्में ही देखने दिया करते थे और बाकी फिल्म देखने का उन लोगों को इसकी कोई मतलब उन लोगों को बाकी फिल्में नहीं देखने दी जाती थी। उनके पिताजी का यह सख्त अनुशासन था। तो यतीन्द्र मिश्र, अगर फिल्म में आपको अभिनय करने का को कहा जाए तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? लता मंगेशकर: नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुछ 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी कर जरूर करता था, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिरी का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उनके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों के बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। यतीन्द्र मिश्र फिर प्रश्न करते हैं, उस दौरान में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई और अथवा वैसी ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? फिर यतेंद्र मिश्र प्रश्न करते हैं कि आप का जो गायन का जो जीवन है, जो समय है गायन का, जब आप गायिका हैं और गा रही हैं, तो उस समय की परिस्थितियां आपकी कैसी थी? क्या उस समय परिस्थितियां आपके अनुकूल थी या आप बहुत ही चुनौती भरी थी? कैसी थी वह परिस्थितियां? संघर्षों से भरी थी? ये जानना चाहते हैं। तो लता मंगेशकर कहती हैं, यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हूं। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मैं इस पर ध्यान नहीं देती थी कि परिस्थितियां कैसी है। लता जी कहती हैं, परिस्थितियों पे मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं ध्यान सिर्फ अपने काम पर और मेहनत पर देती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। मतलब मुझे कैसी परिस्थिति थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस इस बात की चिंता रहती थी कि मैं अपने परिवार के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, जिससे उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। और मुझे किस बात की चिंता रहती थी कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत, कितने गाने रिकॉर्ड होने वाले हैं। फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों में गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। मतलब एक फिल्म के गाने खत्म हो गए तो मुझे बस यह चिंता रहती थी कि नए कॉन्ट्रैक्ट कब मुझे मिलेंगे, जो नए गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होगी। यतेंद्र मिश्र, बचपन का ऐसा कोई सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो? लता मंगेशकर: ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना था वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो यह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में गाऊंगी। यतेंद्र मिश्र: अगर हम समय के चक्र माने टाइम मशीन को घुमाकर सन
1949-50 में ले जाएं तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में शेखर चंद्र प्रकाश, जयशंकर, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगवत राम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का बरसात और चले जाना नहीं नैन मिला के, बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है। मतलब आपको 1949-50 में ये जो गाने, जो बहुत ही पॉपुलर गाने हैं, ये कुछ गाने मिले हैं और उस युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार है। मतलब इन्हीं गानों से आप बहुत प्रचलित हुई और बहुत ही फेमस हुई हैं। तो ये सब गाने जो आपके कद को, मतलब आपका जो ऐश्वर्य है उसे बढ़ाया है, उसमें मददगार रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में AR रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लॉय आए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते, उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। और अगर ये नए जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उस समय आए होते तो अब वो गाने सब कैसे बने होते, किस तरह के होते और कितनी आमद होती, मतलब ये गाने कितनी कमाई करते अगर पुराने जमाने में नए जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो आए होते। तो लता जी का जवाब सुनिए। लता मंगेशकर हंसते हुए, बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है कि इस पर क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को AR रहमान ने बनाया होता और हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव होता। मतलब मैं इस बात को, हंसती हैं लता जी और कहती हैं कि मैं इस बात को ठीक से नहीं, कल्पना नहीं कर पा रही और ठीक से आकलन नहीं, मतलब मुझे, मैं ठीक से इसको ये नहीं देख नहीं पा रही कि कैसे ये ऐसा होता कि पुराने गाने जब नए म्यूजिक डायरेक्टर बनाते तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका। मगर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया, जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाए रहमान के बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाब में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समय में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना बाजार और संग दिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, मैंने प्लेबैक सिंगिंग किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। मतलब उस समय जो तकनीकी माइक्स थे या फिर स्टूडियोज थे, वो सब उतने तरक्की नहीं हुई थी। उस समय जमाना ऐसा था, उस समय ऐसा था कि बहुत ही ओल्ड फैशन, बहुत ही रिकॉर्डिंग के जो माइक थे या स्टूडियो वगैरह थे, वह बहुत ही पुराने ढंग के ही थे, जिनमें नई तकनीक का कोई भी ये योगदान नहीं था, तो बहुत पुराने ढंग के थे। आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। मतलब कि इतनी भी सुविधा नहीं थी कि मतलब मैं आ करके और माइक में गाना शुरू करूं, मुझे दबे पांव की आवाज नहीं आए माइक में या फिर प्लेबैक सिंगिंग में कोई भी साउंड इधर उधर नहीं हो, इसका बहुत ही बेहद ही ख्याल रखा जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और C रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में कुछ प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। मैं न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते हुए ये सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों पर जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने 2 पार्ट में बांटा है बच्चों,
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 1 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आगे पार्ट 2 में बाकी की कहानी आएगी।